हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्लास, स्टूडेंट्स, दोस्तों, एक बेसिक बट पावरफुल थॉट के साथ शुरू करते हैं। थॉट ये है, जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, लोग खर्चे कम कर देते हैं, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, तो इकोनॉमी को कौन पुश देता है? जब इकोनॉमी रुक जाती है, जब इकोनॉमी थक जाती है और जब सारे बिजनेसमैन डरे हुए होते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, गाइस, तब इकोनॉमी को कौन पुश देता है? तो गाइस, यहां पर आंसर है, गवर्नमेंट को पुश देता है, इकोनॉमी को पुश देने वाला है वन एंड ओनली वन, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी को पुश देता है थ्रू फिस्कल पॉलिसी। फ्रेंड्स, फिस्कल पॉलिसी डिमांड को कंट्रोल करती है ताकि इकोनॉमी बैलेंस में रहे। और फिस्कल पॉलिसी ये ऐसे मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट के ब्रह्मास्त्र हैं, जो इकोनॉमी को डिसबैलेंस होने से बचाती है, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नाउ सज्ज है। सो फ्रेंड्स, पहला सवाल आता है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? ये कौन सा है ब्रह्मास्त्र? तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट के तीन हथियार, तीन ब्रह्मास्त्र। दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट खुद इकोनॉमी को पुश करने के लिए खुद से खर्चा करता है, खुद कंज्यूमर बन जाता है ताकि डिमांड बूस्ट कर सके। टैक्सेशन पॉलिसी, जिससे पब्लिक की इनकम को डायरेक्टली इंपैक्ट किया जाता है और डिमांड पे इंपैक्ट लाया जाता है। और जरूरत पड़ने पे पब्लिक बोरोविंग्स, गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोविंग करता है, yes, to influence both the pattern of economic activity and level of aggregate demands. Guys, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैटर्न और एग्रीमेंट डिमांड का लेवल कंट्रोल किया जा सके। सो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, गवर्नमेंट कितना खर्चा करे, कितना टैक्स लगाए और कितना बोरोविंग करे, ये तीनों के तीनों डिसीजंस को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास तीन हथियार है जिसे इकोनॉमी को बैलेंस किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबल किया जाता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का हथियार है फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ का इंडिया का हथियार है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी हम चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का हथियार हम चैप्टर 7 यूनिट 4 में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, नाउ अब सवाल यह आता है कि व्हाई इट एग्जिस्ट, क्यों मार्केट अपने आप, नाउ क्योंकि गाइस, फिस्कल पॉलिसी क्या एग्जिस्ट क्यों करती है एग्जिस्ट? क्योंकि गाइस, मार्केट अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी और इक्विटेबल ग्रोथ इंश्योर नहीं करता। मार्केट अपने आप को कभी भी इक्वल नहीं कर पाता, मार्केट अपने आप को कभी भी स्टेबल नहीं कर पाता, मार्केट कभी भी इक्विटेबल ग्रोथ नहीं कर पाता। और इसलिए ये इंश्योर करने के लिए, ये तीनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करती है थ्रू फिस्कल पॉलिसी। गाइस, फिस्कल पॉलिसी का पहले नाम था पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जानी जाती है। फिस्कल पॉलिसी को पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं। और फिस्कल पॉलिसी का नेचर कैसा है? फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड को अफेक्ट नहीं करती,
फिस्कल पॉलिसी डिमांड को रेगुलेट करती है, डिमांड साइड पॉलिसी होती है। ये वर्क कैसे करती है, डिमांड साइड का लॉजिक क्या है? तो गाइस, गवर्नमेंट डायरेक्टली सीआईजी को कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी इज अ पावरफुल टूल जो इन्फ्लुएंस करती है टोटल आउटपुट को, और टोटल आउटपुट का मतलब होता है नेशनल इनकम, जीडीपी, और जीडीपी का साइड है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स बराबर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। और ये इनडायरेक्टली विच इंडिकेट्स डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग, और ये सब के सब डिमांड इंडिकेट करते हैं। तो गाइस, डायरेक्ट कंट्रोल सी प्लस आई प्लस जी में से जी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और इनडायरेक्ट कंट्रोल किसे किया जाता है? सी प्लस आई को और नेट एक्सपोर्ट्स को। सर ये कैसे कर सकते हैं? गाइस, बाय टैक्सेशन पॉलिसीज एंड पब्लिक बोरोविंग्स। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीन ब्रह्मास्त्र में से ये नेशनल इनकम के डिमांड साइड पॉलिसी को इंपैक्ट करती है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें समझ में आई, और इन सारे कंपोनेंट्स अफेक्ट करते हैं कंट्री के जीडीपी को। जीडीपी मतलब नेशनल इनकम। अरे हाँ, कितनी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों गवर्नमेंट वो तीन ब्रह्मास्त्र को यूज करती है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑब्जेक्टिव है, द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीवमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मैक्सिमम लोग प्रोडक्टिव जॉब्स में हो, मैक्सिमम रिसोर्सेज देश का 100% ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज कम हो। गाइस, इससे इनकम बढ़ता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब ना ज्यादा इन्फ्लेशन ना ज्यादा डिफ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर कम कर देती है, डिफ्लेशन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। तो गाइस, फिस्कल पॉलिसी स्टेबल प्राइस और स्टेबल इकोनॉमी इंश्योर करने में मदद करती है, इसे कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। नाउ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ। फ्रेंड्स, फिस्कल पॉलिसी की मदद से, नाउ फिस्कल पॉलिसी के बिना, फिस्कल पॉलिसी ग्रोथ को इंश्योर करती है। ग्रोथ क्या है? नाउ पॉवर्टी को रिड्यूस करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक का इंप्रूव करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे खर्चा करके ग्रोथ को सपोर्ट किया जाता है। राइट? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सिर्फ ग्रोथ नहीं, फेयर ग्रोथ होनी चाहिए दोस्तों। हाउ? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, सब्सिडीज, वेलफेयर स्पेंडिंग इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। टैक्सेशन पॉलिसी से इनइक्वालिटी को खत्म किया जाता है। ओके, तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव। ना इसके बाद कंट्री वाइज प्रायोरिटी डिफरेंसेस होते हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। गाइस, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। यस, या अगर कंट्री डेवलप्ड है तो उनका जो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है वो है स्टेबिलिटी और इक्वालिटी। स्टेबिलिटी और इक्वालिटी डेवलप कंट्रीज की प्रायोरिटी होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की प्रायोरिटी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी। यस, नाउ, तो जैसा कंट्री वैसा उसका ऑब्जेक्टिव, और वो गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसीज को उसी टारगेट को अचीव करने में लगा देती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ओ, फिस्कल पॉलिसी, तो सर आपने कहा कि तीन चीजें होती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी, और नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी, राइट? यस, लेकिन फ्रेंड्स, इन तीनों ब्रह्मास्त्र को यूज करने के लिए नाउ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी अपनाना चाहता है। देयर आर टू फिस्कल पॉलिसी, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, EFP, CSP. Now, what is expansionary and what is contractionary? Expansionary, आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? सुनो, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन फेज में काम आती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन, ना मतलब जब बिजनेस साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन सिचुएशन आती है, ओके, इकोनॉमी डाउन जा रही होती है, जहां पर सब कुछ नेगेटिव होता है, नेशनल इनकम कम होती है, डिमांड्स गिर जाती हैं, कंज्यूमर खर्चे कम कर देते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ावा देता है।
अब जब कॉन्ट्रैक्ट जब कंट्री में जब कंट्री श्रिंक हो रही होती है, इकोनॉमी साइकिल बिजनेस साइकिल डाउनवर्ड में जा रहा होता है, सारी चीजें नेगेटिव हो रही होती हैं, तब गवर्नमेंट एंट्री करता है एक हीरो के रोल में और वो लेकर आता है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन एक बीमारी है, तो कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एक्सपांशन करने पड़ेंगे। नाउ कॉन्ट्रैक्शन का मेन प्रॉब्लम है डिमांड कम होना, तो गवर्नमेंट एक्सपांशनरी पॉलिसी लेकर आता है रिसेशनरी गैप को खत्म करने के लिए। नाउ अब डिमांड कम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड कम क्यों है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट वो तीन ब्रह्मास्त्र को यूज करेगी जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ जाए और कॉन्ट्रैक्शन खत्म होकर कंट्री एक्सपांशन में आ जाए। सर कैसे करेगी? गाइस गाइस गाइस, एक्सपांशन इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सारे टैक्सेस को कट करती है, तो वो टैक्सेशन पॉलिसी को यूज करती है। टैक्सेशन पॉलिसीज को कट किया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपांशनरी में कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एक्सपांशंस में टैक्सेस को कम करती है, मतलब लोगों पे टैक्स कट डाउन होते हैं, तो टैक्स कम होने से उनका परचेसिंग पावर बढ़ता है और डिमांड्स बढ़ जाती हैं, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। एक्सपांशन का मतलब है डिमांड्स को बढ़ाना। गवर्नमेंट खुद भी खर्चे करती है, दूसरा ब्रह्मास्त्र, टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, बराबर। और गवर्नमेंट दोनों भी कर सकती है, दोनों में से कोई एक भी कर सकती है, डिपेंड करता है ये दोनों एक्शन में से सिवियरिटी क्या है, राइट। गवर्नमेंट जब खुद खर्चा करती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी एक कंज्यूमर बन जाता है। ओके, लेकिन एक चीज बताऊं, गाइस गाइस गाइस, नाउ इससे गवर्नमेंट दोनों अगर एक साथ करे तो इससे बजट में डेफिसिट्स आते हैं, क्योंकि एक्सपांशनरी पॉलिसीज में गवर्नमेंट खुद खर्चे करती है, अनप्रोडक्टिव खर्चे बढ़ जाते हैं और बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट दो तरीके से होता है, क्योंकि उन्होंने टैक्स कट्स किए, टैक्स कट करने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई, और दूसरा गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। दोनों तरफ से गवर्नमेंट को नुकसान होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ना, इसलिए एक्सपांशनरी पॉलिसी में बजट डेफिसिट्स आते हैं। ओ, इसका पूरा ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी तब यूज की जाती है जब कंट्री में एक्सपांशनरी सिचुएशन हो, लेकिन बट सर एक्सपांशन ही तो गोल्डन पीरियड होता है, उसको क्यों खत्म करना है? गाइस, एक्सपांशन होना एक गोल्डन सिचुएशन है, एक्सपांशनरी सिचुएशन को कभी खत्म नहीं किया जाना चाहिए, वो तो एक ड्रीम सिचुएशन होती है हर कंट्री की, हर कंट्री एक्सपांशन मोड चाहता है ताकि वो बूम पीरियड एंजॉय करे। बट एक्सपांशन की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है सप्लाई के कंपैरिजन में, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। और ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर एक्सेस डिमांड हो गई है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से एक्सपांशन को कुछ नहीं करता, एक्सपांशन एंकरेज होता है, बस वो चाहता है कि जो अनएथिकल डिमांड हुई है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो रही है, उस इन्फ्लेशन को रेगुलेट किया जाए। सर वो कैसे किया जाएगा ना, तो देखो देखो देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में now it is designed to restrain the economy during an inflationary phase, that is growth rate is extraordinarily high causing inflation, asset bubble etc। मतलब यहां पर एक्सपांशन को रोका नहीं जा रहा, जो abnormal डिमांड बढ़ी है, जो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही है, उस इन्फ्लेशन को काटना है। क्योंकि गाइस अगर महंगाई के साथ साथ एक्सपांशन होगा तो ग्रोथ नलीफाई हो जाएगा, तो ग्रोथ को नलीफाई नहीं करना है। हाउएवर सीएसपी मेजर्स कैन एलिमिनेट इन्फ्लेशनरी गैप, तो यहां पे इन्फ्लेशनरी गैप हटाना है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से फंडामेंटली समझ में आएगा। नाउ सर ये इन्फ्लेशनरी गैप कैसे कम करते हैं? गाइस वो पर्सनल टैक्सेस बढ़ा देता है, क्योंकि एक्सपांशनरी में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो डिमांड को कट करना है। डिमांड कौन कर रही है? कंज्यूमर्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगाएगा, पब्लिक पे टैक्सेस लगाएगा, जिससे पब्लिक का खर्चा बढ़ जाएगा और डिमांड फॉल होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, और गवर्नमेंट खुद खर्चे कम कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चे कम कर देगी तो डिमांड और कम होगी। अब हो सकता है दोनों में से कोई एक यूज करे या दोनों, लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को हमेशा बजट सरप्लस होता है। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया और गवर्नमेंट ने खुद के खर्चे भी कम कर लिए, दोनों बाजू से पैसे बच गए। नाउ दैट इज कॉल्ड बजट सरप्लस। होप यू अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, ये था दो टाइप की फिस्कल पॉलिसी,
कॉन्ट्रैक्शन सिचुएशन है तो एक्सपांशनरी पॉलिसी करो और डिमांड को बढ़ाओ। एक्सपांशनरी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू एबनॉर्मल हाइप इन डिमांड नाउ, तो फिर कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी यूज करो। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में तीन हथियार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी, राइट। अब देखो एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे एंड पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट। आ जाओ, अब है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तीनों ब्रह्मास्त्र को, इन पॉलिसीज को रिसेशन डिप्रेशन में कैसे यूज किया जाता है अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ एक एक करके, ताकि आप उन एक्शंस के रिएक्शंस को समझो। गवर्नमेंट जब भी किसी भी ब्रह्मास्त्र को यूज करे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे, ये जानना है इस टॉपिक। ओके, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का ब्रह्मास्त्र। गवर्नमेंट खुद खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे गवर्नमेंट जब खुद खर्चे करती है तो वो खुद ही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती हैं, खुद ही कंज्यूमर का रोल प्ले करती हैं। तो गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ा भी सकती है और डिमांड को कम भी कर सकती है। तो गाइस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने बजट में पढ़ा, ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशंस वगैरह, एंड रिलीफ एक्सपेंडिचर। इतने टाइप के एक्सपेंडिचर्स होती हैं। करंट एक्सपेंडिचर टू मेक डे टू डे रनिंग, बराबर, एंड गवर्नमेंट रिलीफ एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एक्सेट्रा। तो गाइज आपको ये दोनों तो चीजें समझ में आती ही हैं, राइट? यस। रिसेशन में और एक्सपांशन में गवर्नमेंट कैसे इन हथियारों को यूज करेगी? रिसेशन का मतलब क्या होता है पहले अपने दिमाग में रख लो। रिसेशन का मतलब है डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, लोग खरीदने को तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट को खुद ही खर्चा करना चाहिए। तो गवर्नमेंट खुद फ्रेश वेव ऑफ पब्लिक वर्क, गवर्नमेंट खुद खर्चा करेगी, बराबर। तो ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट जबरदस्त खर्चा करेगी, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाएंगी, सैनिटरी वर्क्स करेंगी ना, पोर्ट बनाएंगी, और सारे खर्चे जिससे लोगों की इनकम जनरेट होंगी और मटेरियल वगैरह का कंजम्पशन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी और रिसेशन कंट्रोल में आएगा। वाइट वर्क्स सिंपल है, लेबर एंड सप्लायर को इनकम मिलती है, जब गवर्नमेंट खर्चे करते हैं डिमांड बढ़ती है और मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, बराबर। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम और डिमांड मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती है, जिससे रिसेशन की सिचुएशन खत्म हो जाती है। आप लॉजिकली ये समझो, रिसेशन का मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा। कुछ भी करके डिमांड बढ़ानी है तो पब्लिक की इनकम बढ़ाओ, डिमांड बढ़ जाएगी, बराबर। नाउ, और ड्यूरिंग एक्सपांशन, एक्सपांशन में एबनॉर्मल डिमांड को कट डाउन करना है क्योंकि उससे इन्फ्लेशन हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, वो थोड़े टाइम के लिए एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, जिससे लोगों की इनकम कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ब्रह्मास्त्र? यस। नाउ फंडिंग, फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट फाइंड रिसोर्सेज टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाने के लिए पैसा लाती कहां से है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, तो रेवेन्यू बढ़ जाता है तो खर्चे करते हैं। गवर्नमेंट बोरोविंग कर सकती है, नाउ गवर्नमेंट कैन डू बोरोविंग और मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है नया पैसा छापकर मनी सप्लाई बढ़वा सकती है, बनाओ 2000 के नोट। ओके, नाउ तो ये था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो रिसेशन और डिप्रेशन दोनों को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। दूसरा ब्रह्मास्त्र है टैक्सेस। नाउ टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट, टैक्स क्या रोल प्ले करता है? तो सबसे पहले ये समझो गाइस, टैक्स डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम डिसाइड करती है। हाई टैक्सेस से लोगों की खर्चा करने की ताकत, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, और लो टैक्सेस से उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, राइट, जिसको यूज करके डिमांड को इंपैक्ट किया जा सकता है। यस, इससे एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट किया जा सकता है। और टैक्स वैसे भी नाउ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। पब्लिक का खर्चा गवर्नमेंट का रेवेन्यू, पब्लिक का खर्चा गवर्नमेंट का रेवेन्यू। एम आई करेक्ट? नाउ तो रिसेशन और डिप्रेशन में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, डिमांड को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? सिंपल, डिमांड को बढ़ाना है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाओ। डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए नाउ गवर्नमेंट को टैक्सेस कम कर देने चाहिए।
टैक्सेस कम कर देने से बिजनेसमैन के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगा और रिसेशन एंड डिप्रेशन कंट्रोल आ जाएगा। एक्सपांशन का मतलब है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड एबनॉर्मल डिमांड को कट डाउन करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। उल्टा इफेक्ट टू रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, इसमें पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम को कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट अपने नए नए टैक्सेस लगाएगा, टैक्स रेट्स बढ़ाएगा। तो टैक्सेस पब्लिक के पॉकेट्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, राइट। तीसरा ब्रह्मास्त्र, पब्लिक डेब्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गाइस, पब्लिक डेब्ट मतलब बोरोविंग। आप पहले ये समझिए, पब्लिक डेट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट्स, बराबर ना। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट्स जो मार्केट से लोन लेना, पब्लिक से स्मॉल सेविंग्स उठाना, राइट नाउ। अब पब्लिक डेट बोरोविंग से गवर्नमेंट तीसरे ब्रह्मास्त्र से कैसे कंट्री के रिसेशन और एक्सपांशन को कंट्रोल करेगी? सिंपल है गाइस, रिसेशन का मतलब है डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, बराबर। तो गवर्नमेंट लोन सस्ता करवा देगी, गवर्नमेंट डेप्ट रीपे करेगी, जो पिछले सालों में गवर्नमेंट ने डेप्ट लिए थे पब्लिक से उसको रीपे करेगी ताकि पब्लिक तक पैसा पहुंचे और डिमांड बढ़े। तो रीपेमेंट ऑफ डेप्ट्स होगा तो रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। एक्सपांशन में गवर्नमेंट को शायद पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन डिमांड ज्यादा है, लोगों से पैसा सक करना जरूरी है ना, तो गवर्नमेंट लोन्स लेगी इवन दो उनको जरूरत नहीं है, बट गवर्नमेंट रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वाइप आउट सरप्लस परचेज रिंग पावर। गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करेगी पैसा, तो पब्लिक को हाई इंटरेस्ट का लालच देकर पैसा बोरो करेगी ना, पब्लिक अपना पैसा गवर्नमेंट को लोन दे देगी और डिमांड कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट के पास फोकस हो जाएगा। ओ, तो बोरोविंग करने से परचेसिंग पावर अब्सॉर्ब होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त था, एम आई करेक्ट। और चौथा है बजट, जो अभी अभी यूनिट 3 आपने कंप्लीट किया होगा, बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बजट्स के टाइप्स ऑफ बजट्स के इंपैक्ट को भी आपको समझ में आना चाहिए। आपने यूनिट 3 में सिर्फ टाइप्स ऑफ बजट पढ़ा था कि बजट बैलेंस होता है, बजट सरप्लस होता है, बजट डेफिसिट होता है, लेकिन बजट डेफिसिट होने के इंपैक्ट्स, बजट सरप्लस होने के इंपैक्ट्स, ये अब आप यहां पढ़ोगे। तो बजट इज वाइडली यूज्ड पॉलिसी एज अ टूल टू स्टिमुलेट कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड्स। यस, बजट एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि बजट आपके स्टेटमेंट्स ही तो हैं। तो सबसे पहला बजट है टाइप्स ऑफ बजट में बैलेंस बजट। गाइस, बैलेंस बजट में ना तो लीकेजेस है और ना इंजेक्शंस है। गाइस, इट हैज नो इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड क्योंकि ये ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। इसमें ना तो लीकेजेस है और ना इंजेक्शन। टैक्स कलेक्शन एक लीकेज है जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था। टैक्स कलेक्शन जितना होता है उतना वापस इकोनॉमी में वो पैसा इंजेक्ट हो जाता है एक्सपेंडिचर मोड में, तो ये बहुत न्यूट्रल है ना। देन इससे कोई डिसीजंस, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसके बाद आता है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट के पास इस बार रिसिप्ट ज्यादा आई है और उन्होंने एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसों का सेविंग हुआ है। आपको पता है इसका नेगेटिव साइड क्या है? सरप्लस देखने में तो बहुत ही गोल्डन लगता है, नहीं, गवर्नमेंट के पास कभी भी सरप्लस नहीं होना चाहिए। सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग और ज्यादा कर सकता था बट उसे नहीं किया, मतलब यहां पे लीकेज एक्सीड्स इंजेक्शन है, मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में टैक्सेस चार्ज करके पैसे निकाल लिए लेकिन वापस उसको इंजेक्ट नहीं किया, इससे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ना। तो साउंड अट्रैक्टिव, सरप्लस बजट इतना पॉजिटिव दिखता है बट हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा चार्ज किए और उसको वापस मार्केट में मनी सप्लाई में इंजेक्ट नहीं किया, मार्केट में पैसों की कमी हो चुकी होगी, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, ये रिसेशन कर सकता है। अरे हाँ कि ना? यस, तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होती है सरप्लस बजट की वजह से ना, इसलिए सरप्लस बजट डेब्ट रिड्यूस करता है और पर ग्रोथ को हर्ट कर सकता है। सरप्लस बजट गवर्नमेंट एक्सेस फंड्स को अपने लोन को चुकाने में हेल्प तो कर सकता है क्योंकि सरप्लस बजट से नेशनल डेब्ट्स कम हो सकते हैं नाउ, बट गाइस ये ग्रोथ को डैमेज कर सकता है, तो ज्यादा सरप्लस बजट होना भी अच्छा नहीं है। इससे तो कहते हैं गाइस, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। हर चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, एक लिमिट तक पॉजिटिव, अगर उससे ऊपर चला गया तो वो बनता है नेगेटिव। नाउ तो सरप्लस बजट, ठीक है, ग्रोथ को रिड्यूस कर सकती है,
डेफिसिट बजट डेफिसिट बजट नेगेटिव वर्ड दिखता है, लेकिन इसका मतलब है गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा किए हैं और उन्होंने कलेक्शन कम किया है। मतलब यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग on development of modern infrastructure have positive supply side। मतलब यहाँ पे इंजेक्शन ज्यादा है, लीकेजेस कम है, टैक्सेस कम चार्ज हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज्यादा करी है। लेकिन सर अगर इनकम कम है तो स्पेंडिंग ज्यादा कैसे हो सकती है? लोन लेकर यहाँ पर डेफिसिट हुआ है ना, ज्यादा खर्चे का मतलब है गवर्नमेंट ने लोन लेकर पैसा इन्फ्यूज किया है। तो यहाँ पे इंजेक्शन ज्यादा है, लीकेजेस कम है, मार्केट में परचेसिंग पावर बढ़ चुका होगा, इससे एक्सपांशन होगा ना, अग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। ऑफ कोर्स positive impact on aggregate demand। injection exceeds leakages, injection exceeds leakages, बराबर। नाउ इसका इंपैक्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सप्लाई साइड बेनिफिट होता है, नेशनल डेट इंक्रीज होती है, यस, इससे गवर्नमेंट का लोन बढ़ सकता है। सरप्लस बजट में लोन कम हो सकते हैं, नाउ डेफिसिट बजट में लोन बढ़ सकते हैं, नेशनल डेट्स इंक्रीज हो सकती है। होप यू अंडरस्टूड। नाउ इसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। गाइस क्या फिस्कल पॉलिसी को लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाता है? ऑफ कोर्स। सबसे पहली चीज है व्हाई ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ग्रोथ के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता और बेटर फेवरेबल सोशल आउटकम्स नहीं आ सकते। तो फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लाना, स्टेबिलिटी लाना और फेवरेबल सोशल आउटकम्स लाना। सप्लाई साइड फोकस होना। गाइस 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 नाउ सप्लाई साइड का फोकस देखना जरूरी है। आप अगर देखोगे पॉलिसीज एग्रीगेट सप्लाई को स्टिमुलेट कर सकती है, इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। ना हमने जितने भी ब्रह्मास्त्र देखे सब डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन खाली डिमांड को कंट्रोल करने से इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी आएगी। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ तब आती है जब कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। नाउ फिस्कल पॉलिसी को सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को भी स्टिमुलेट करना चाहिए। हाउ फिस्कल सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ? सिंपल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बराबर पॉजिटिव सप्लाई को बढ़ाती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर ना और न्यूट्रिशन, गाइस स्कूल्स देती है ना, उससे एजुकेशन की सप्लाई बढ़ती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सप्लाई साइड को बढ़ाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है ना, ह्यूमन कैपिटल मार्केट, फिजिकल कैपिटल मोर प्रोडक्टिव बनता है, न्यूट्रिशन रिसर्च करती है। इतने सारे खर्चे हैं फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसीज आर राइट, तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ही तो इंडिकेट करती है। Am I correct? Yes. Taxes can encourage savings and investment. गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी बना के लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट्स करवा सकती है, जिससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो इनोवेशंस करें उनको टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है। टैक्स सब्सिडीज देकर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को एंकरेज कर सकती है। गाइस गवर्नमेंट के ब्रह्मास्त्र सप्लाई साइड को भी बढ़ाया जा सकता है, बट सप्लाई साइड कैसे बढ़ेंगे? जब आप पब्लिक को एंकरेज करोगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट एंकरेज करने के लिए टैक्सेस को कट डाउन करो, सब्सिडीज दो, ताकि पब्लिक हाई रिटर्न्स को एंजॉय करने के लिए और पैसा इन्वेस्ट करे। इससे सप्लाई साइड भी तो इंक्रीज होगी, तो डिमांड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, सप्लाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। होप यू अंडरस्टूड। यस, अब नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कैसे करती है। फिस्कल पॉलिसी इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है कंट्री में, बराबर। इनइक्वालिटी कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज को यूज कर सकती है। सर कैसे? नाउ गाइस, राइजिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, ये दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के सबसे बड़े चैलेंज है। जब कंट्री डेवलप होती है तो इनकम बढ़ती है, तो ये फेस करते हैं राइजिंग इनइक्वालिटी एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज। लेकिन फिस्कल पॉलिसी हेल्प कैसे करती है? गाइस फिस्कल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। हाई इनकम पे हाई टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब है हाई इनकम कमाने वालों पे हाई टैक्स लगाए जाए और लो इनकम कमाने वालों पे लो टैक्स या नो टैक्स लगाए जाए। लेकिन एक नोट बताऊं, अगर आप अमीरों पे हाई इनकम वालों पे ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो अमीर लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो देश छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग हाई इनकम कमा रहे हैं वही तो रियल में देश चला रहे हैं, क्योंकि वही तो प्रोडक्टिव है, तभी तो वो इनकम ज्यादा कमा पाते हैं। तो आप एक हद से ज्यादा हाई इनकम अर्नर्स पे हाई टैक्सेस नहीं लगा सकते, नहीं तो प्रोडक्टिव पब्लिक जो कंट्री में इनोवेशंस करके बिजनेस करके इनकम कमा रही है, अगर उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया तो फिर गवर्नमेंट डेवलप कैसे करेगी ना। जो लो
इनकम वाले वो तो वैसे भी अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है इसलिए उनकी इनकम लो है, तो उनसे देश नहीं चल रहा, देश चल रहा है हाई इनकम कैटेगरी वालों से। तो इतना टैक्स हाई लगाओ कि बैलेंस हो, वो मोटिवेटेड भी रहे, और इसे बैलेंस करना बड़ा चैलेंज है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, नाउ गाइस लग्जरी गुड्स पे ज्यादा टैक्सेस लगाइए और नेसेसिटी गुड्स पे कम टैक्स लगाओ, तो भी इक्वालिटी मेंटेन होगी। हाई टैक्सेस ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स बट लो टैक्सेस ऑन नेसेसिटी गुड्स, क्योंकि लग्जरी गुड्स कौन खरीदते हैं, रिच कैटेगरी वाले, तो इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस। पब्लिक प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करे वो प्लान्ड होना चाहिए, अनप्लान्ड नहीं, क्योंकि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज है। तो गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लगाए, गरीबों के लिए खर्चा करे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो एक तरीके से सबसे बड़ा सोर्स है रीडिस्ट्रीब्यूट करने का बिटवीन रिच एंड पुअर, और गवर्नमेंट हमेशा पुअर सेक्टर में इनकम सप्लाई करती है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, लखपति दीदी योजना, गरीबों के लिए फ्री फंड योजना, नाउ फ्री सब्सिडीज ऑन मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स को फ्री करना, एजुकेशन को फ्री करना, ताकि गरीबों को वो फैसिलिटीज मिल सके। नाउ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ऑफ कोर्स नाउ इंडिया इज टुडे आल्सो नॉट अबाउट सिटीज, इंडिया इज अबाउट रूरल एरियाज। नाउ गांधी जी ने पहले भी कहा था, अगर हिंदुस्तान को बेस से और बहुत ही मजबूती से डेवलप करना है तो सिटीज को डेवलप मत करो, रूरल एरियाज को डेवलप करो, क्योंकि मोस्टली गरीब लोग रूरल एरिया में रहते हैं, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पे इनकम अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वहां पर फोकस करना। तो रूरल एरियाज को सिटीज बनाना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। सब्सिडीज ऑन मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू नाउ गरीबों तक फायदा और बेनिफिट पहुंचा सकती है। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को आज भी राशन कार्ड पे 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं, जबकि वो रियल प्राइस नहीं है, वो सब्सिडाइज है, वो लॉस गवर्नमेंट बेयर करती है, ताकि गरीब लोग कम से कम अपना पेट भर सके। होप यू अंडरस्टूड। तो गाइज ये हैं सारे एडवांटेजेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी के। सप्लाई साइड कैसे बढ़ता है, फिस्कल पॉलिसी से इनइक्वालिटी कम कैसे होती है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, राइट? तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फ्रेंड्स, फिस्कल पॉलिसी है बहुत एडवांटेजेस, फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट का ब्रह्मास्त्र। इससे कंट्रीज की बहुत सारी, देश के लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जो आपने देखा। लेकिन कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, इसलिए फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिस्कल पॉलिसी के लिमिटेशंस में सबसे बड़ा लिमिटेशन है लैग्स, टाइप्स ऑफ लैग्स। सर ये लैग्स क्या होता है? लैग्स को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो पॉलिसी डिसीजन और उसके इफेक्ट के बीच का डिले होना। यस, गवर्नमेंट के डिसीजंस, प्रॉब्लम और डिसीजंस और उसके इफेक्ट्स में आने में टाइम लग जाता है। नाउ ये जो टाइम लैग्स है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की प्रॉब्लम 10 दिन के बाद सॉल्व होती है, ग्राउंड लेवल पर आते आते सॉल्यूशंस और उसके इंपैक्ट्स और रिजल्ट दिखने में बहुत टाइम लगते हैं, उसे कहता है टाइम लैग्स। गाइस बहुत सारे टाइप के टाइम लैग्स हैं। नाउ टाइम लैग्स क्यों होते हैं, उसके रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहला है रिकॉग्निशन लैग। रिकॉग्निशन लैग का मतलब है एक्यूरेट डेटा मिलने में मुश्किल, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद गवर्नमेंट को प्रॉब्लम का डेटा मिलना और प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन होना, उनको पता चलना, उसमें भी टाइम लग जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम पता चलने के बाद भी देयर इज अ डिसीजन लैग। नाउ डिसीजन लैग क्या है गाइस? गवर्नमेंट प्रॉब्लम को पता चलने के बाद ही उनको डेटा मिलने में पहले तो लैग होता है, दूसरा उनके डिसीजंस लेने में लैग हो जाता है, मतलब वो डिसीजंस लेने में भी डिले करते हैं। नाउ पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करना और बेस्ट ऑप्शन चूज करना, नाउ सॉल्यूशंस ढूंढना और कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है उसको सिलेक्ट करने में भी वो डिले कर देते हैं। अच्छा, डिसीजन ले लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया, तो भी तीसरा लैग है इंप्लीमेंटेशन लैग। उस सॉल्यूशन को कंट्री पे अप्लाई करने में भी उनको टाइम लग जाता है, उसे कहते हैं लेजिस्लेशन डिले, और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में भी उनको बहुत टाइम लग जाता है ना। और अगर उन्होंने डिसीजंस को लागू कर भी दिया इंडिया पे, तो
उसका इम्पैक्ट आने पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में ना, उसमें भी लैग होता है। मतलब पॉलिसी के रिजल्ट्स तुरंत विजिबल नहीं होते। तो चार टाइप के लैग्स हैं। रिकॉग्निशन लैग, प्रॉब्लम का पता चलना। डिसीजन लेने में लैग, डिसीजन सिलेक्शन, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करने में टाइम लगाना, उसको इंप्लीमेंटेशन करने में टाइम लगाना, और फिर उसके इम्पैक्ट्स को, इसके इफेक्ट्स को जानने में भी टाइम लगता है। ये सबसे बड़ा टाइम लैग है। फिर दूसरा टाइम लैग है डिफिकल्टी इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पूरे चैप्टर में हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर डिमांड को कम करना चाहे तो खुद के एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकता है, और अगर डिमांड्स को बढ़ाना है तो खुद के एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा सकता है। हमने कितनी आसानी से इस थ्योरी में पढ़ लिया कि whenever government want he can increase the expenditure, whenever government want he can decrease the expenditure, right? बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट अपने खर्चों में कभी भी जरूरत पड़ने पे रिडक्शन नहीं कर सकता। तो जितनी आसानी से हम थियरी में पढ़ रहे हैं उतना आसान नहीं है। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्चुअली कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शनरी सिचुएशंस में। सोशल सिक्योरिटीज, ह्यूज कैपिटल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनको बीच बीच में रोका नहीं जा सकता। कुछ अर्जेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको पोस्टपोन करने से डेवलपमेंट रुक सकती है, ग्रोथ रुक सकता है। तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं कर सकता, ये भी एक लिमिटेशन है। दूसरा, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिस्ट। नाउ सप्लाई साइड क्या है गाइस? सर्टेन फिस्कल मेजर्स डिसइंटेंसिव्स क्रिएट करते हैं, जैसे हाई प्रॉफिट टैक्सेस। नाउ हमने देखा था टैक्स पॉलिसी में अगर उनको डिमांड्स को कम करनी है तो टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं। बट सच ये है कि टैक्सेस को अगर ज्यादा बढ़ा दिया कॉर्पोरेट्स पे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, बिजनेसमैन डीमोटिवेट होगा, उससे सप्लाई इफेक्ट हो सकता है। तो अगर टैक्स बढ़ाना भी है तो एक लिमिट से ज्यादा उस सॉल्यूशंस को यूज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये एक और लिमिट। फ्रेंड्स, बोरोविंग फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन बनता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन लेना। गवर्नमेंट जब बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों की पूर्ति को पूरा करने के लिए जब वो दूसरे देशों से लोन लेते हैं, तो लोन्स इस साल की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है, लेकिन वो लोन का इंटरेस्ट का बर्डन सालों साल चलता है और उसका रीपेमेंट का बर्डन अगले साल पे भी आता है। तो फ्रेंड्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग नाउ फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन लाता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नाउ फिर उसके बाद है गवर्नमेंट बोरोविंग्स। गवर्नमेंट बोरोविंग्स अगेन डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। गवर्नमेंट बोरोविंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, जिससे प्राइवेट बोरोविंग्स डिस्करेज हो सकती है। ओके, और शूट अप इंटरेस्ट रेट्स, बराबर। नाउ क्योंकि बोरोइंग की डिमांड बढ़ जाए तो बैंक्स वाले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बोरोविंग्स की डिमांड तो बढ़ गई गवर्नमेंट के बोरोविंग्स की वजह से, लेकिन जो बिजनेसमैन और प्रोडक्टिव बोरोविंग्स होती है वो कम हो जाती है, जिससे दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये 6 लिमिटेशंस है फिस्कल पॉलिसी के, लेकिन फायदे के सामने लिमिटेशंस कम है। इसलिए फायदे के ऊपर फिस्कल पॉलिसी एक सबसे सुपर पावर टूल है हिंदुस्तान को चलाने का, किसी भी देश को चलाने का, देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, ये थी फिस्कल पॉलिसी, एक जबरदस्त पावरफुल टूल। आपने पढ़ा कि किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी से बोरोविंग्स को लेकर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेकर और टैक्स पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। नाउ ठीक है, अपने बिजनेस साइकिल को मैनेज करती है। अब एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है भीड़ कम हो जाना, एक लेमन टर्म है। फ्रेंड्स, क्राउडिंग आउट एक प्रॉब्लम है। पहले तो क्राउडिंग आउट का मतलब समझो। इंडिया को चलाने में दो लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब पब्लिक। दोनों मिलकर जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट अकेला इंडिया किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं बना सकता, और अकेला प्राइवेट सेक्टर भी सही नहीं है। ये चैप्टर हमने पढ़ा क्योंकि मार्केट फेलियर होने के चांसेस हैं। बट दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, है ना? यस। लेकिन क्राउडिंग आउट का मतलब है
नाउ गवर्नमेंट को इतना एक्टिव, हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी डिस्करेजिंग होती है कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप को रिमूव कर सकता है ना, और अगर प्राइवेट सेक्टर निकल गया तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, क्राउडिंग आउट हो जाएगा। नाउ क्राउडिंग आउट का मतलब है राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की वजह से प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग को रिड्यूस या एलिमिनेट कर देना। और एक चीज बताऊं, नाउ प्राइवेट सेक्टर को एलिमिनेट नहीं करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको डिस्करेज नहीं करना है। तो मार्केट से प्राइवेट सेक्टर को एलिमिनेट करना या प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज करने को क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो बताओ, क्या प्राइवेट सेक्टर का मार्केट छोड़कर चले जाना सही होगा? नहीं, क्राउड होना जरूरी है, क्राउडिंग आउट नहीं। तो सर पहले तो ये बताओ, क्राउडिंग आउट होता कैसे है? तो फ्रेंड्स, क्राउडिंग आउट होता है हायर टैक्सेस से। जब गवर्नमेंट हद से ज्यादा टैक्सेस बढ़ा देती है, लोगों की इनकम्स, स्पेंडिंग कम हो जाती है, बिजनेसमैन डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो मार्केट से बाहर चले जाते हैं ना। दूसरा, ट्रेजरी सिक्योरिटी सेल करना। हद से ज्यादा ट्रेजरी सिक्योरिटी सेल करने से गवर्नमेंट सारा पैसा मार्केट से सक कर लेती है, बोरोविंग कॉस्ट बढ़ जाते हैं, लोगों को भारी पड़ता है लोन लेना ना, और सारा पैसा गवर्नमेंट सक कर लेगा तो प्राइवेट के पास इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, डिमांड कम हो जाएंगी, उससे भी लोगों का मार्केट छोड़ना, क्राउडिंग आउट हो सकते हैं। और बोरोविंग कॉस्टली, कभी कभी बोरोविंग गवर्नमेंट जानबूझ के हाई इंटरेस्ट रेट पे भी लोन लेता है, तो लो इंटरेस्ट भी हाई हो जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। बराबर। टू स्पेंड द गवर्नमेंट नीड्स टू ऐड रेवेन्यू, इट ऑब्टेन रेजिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करने के लिए वो हाई टैक्सेस बढ़ाता है, जिससे भी क्राउडिंग आउट हो सकते हैं। तो तीन रीजन है, हायर टैक्सेस चार्ज करना, ट्रेजरी सिक्योरिटी सेल करके इंटरेस्ट रेट को राइज करना, और कॉस्टली बोरोविंग्स करना। फ्रेंड्स, एक्सेप्शन क्या है? ड्यूरिंग डिप्रिसिएशन, crowding out is less likely to happen as private sector investment is already minimal. गाइस, एक एक्सेप्शन है, जब रिसेशन होता है ना, तो क्राउडिंग आउट का इंपैक्ट कभी नहीं आता। क्यों? रिसेशन में ऑलरेडी डिमांड्स कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर को वैसे भी लॉस हो रहे हैं, तो उन्होंने वैसे भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर रखा होता है, तो रिसेशन में वैसे ही प्राइवेट सेक्टर आउट ही होते हैं, तो क्राउडिंग आउट ऑटोमेटिकली हो जाता है, गवर्नमेंट की रीजंस नहीं होते। गवर्नमेंट बोरोविंग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता। ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट बोरोविंग इंटरेस्ट रेट बढ़ाता ही नहीं है। बराबर। इंटरेस्ट रेट पे कोई इंपैक्ट्स नहीं आते क्योंकि गवर्नमेंट रिसेशन में कोई लोन ही नहीं लेता, लोन की डिमांड वैसे भी कम होती है, तो क्राउडिंग आउट होता ही नहीं है। तो दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट नॉट पॉसिबल। प्राइवेट सेक्टर को डिमोटिवेट नहीं किया जा सकता क्योंकि रिसेशन में वो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड होता है, और बोरोविंग बढ़ाने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी रिसेशन में ऑलरेडी बोरोविंग्स की डिमांड कम होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी बोरोविंग नहीं करते। होप यू अंडरस्टूड। तो ये था पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, फाइनल मंत्र याद रखो, फिस्कल पॉलिसी पावरफुल है, पर टाइमिंग, स्केल और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो फिस्कल पॉलिसी है पावरफुल टूल, लेकिन उसे नजाकत से, ठंडक से, सिचुएशन को देखकर यूज किया जाना चाहिए। अनड्यू एडवांटेज उल्टे इफेक्ट्स दे सकता है ना? तो आपको ये सब्जेक्ट समझा? आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा? तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।